नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द सिंप्लीफाइड हिंदी में। मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया आज आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका में से पाठ माटी वाली के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैं माटी वाली की व्याख्या लेकर आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ, जिसे मैंने बहुत सरल शब्दों में बताया था और आप लोगों ने इसे बहुत पसंद भी किया। ये आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चल रहा है। तो आशा करती हूँ जो आज मैं वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ, यानी कि माटी वाली पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ, ये भी आप लोगों को जल्दी समझ में आएंगे, क्योंकि मैं इन्हें भी बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों के सामने रखूँगी, आप लोगों को इसकी व्याख्या बताऊँगी। लेकिन ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और दूसरों से भी करवाइए, और साथ ही साथ अधिक से अधिक मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि दूसरे लोग भी आप ही की तरह इसका फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस जो है मैं चाहती हूँ कि वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और लाइक का बटन तो आप हमेशा दबाते हैं और आशा करती हूँ कि आगे भी दबाते जाएंगे। तो आज हम करेंगे पाठ माटी वाली के प्रश्न उत्तर। इस पाठ के मैंने जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, यानी कि 8 प्रश्न उत्तर इसमें दिए हुए हैं, और मैंने सभी प्रश्नों को लिया है क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके कारण माटी वाली को सब पहचानते थे। कहते हैं कि माटी वाली को सिर्फ उसके कंटर, माटी वाली को ही नहीं पहचानते थे लोग, बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। और कौन से ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण माटी वाले को सभी लोग जो थे वो पहचानते थे। उत्तर, माटी वाली एक बूढ़ी औरत थी जो कनस्तर में लाल मिट्टी भरकर शहर में घर घर दिया करती थी। वह माटाखाना से मिट्टी लाती, इसी मिट्टी को बेचकर वह अपना जीवन यापन करती थी। जीवन यापन करती थी यानी कि अपने जीवन को व्यतीत करती थी। टिहरी के लोग माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे, और इसके निम्नलिखित कारण रहे होंगे। क्या कहा गया है कि माटी वाली जो थी वो बहुत ही बूढ़ी थी और उसके पास एक कनस्तर था जिसके में वो लाल मिट्टी भरकर लाती और उसे शहर में जाकर घर घर में दिया करती थी। वह मिट्टी जो लाती थी वो माटा खान से लाती थी, इसी मिट्टी को बेचकर वो अपना जीवन व्यतीत करती थी। और जो टिहरी शहर के लोग थे वो माटी वाली को ही नहीं जानते थे बल्कि उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते थे। अब इस पहचान के पीछे क्या कारण रहे होंगे, वो कारण निम्न है। नंबर 1, माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी, जिससे चूल्हे चौके की पुताई की जाती थी। इसके बिना किसी का काम नहीं चलता था। कहते हैं कि माटी वाली जो लाल मिट्टी लेकर आती थी, जिन्हें लोगों के घरों तक पहुंचाती थी, वह हर एक घर की आवश्यकता थी, यानी कि सभी लोगों को उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि उसी मिट्टी से ही चूल्हे चौके की पुताई की जाती थी, यानी कि उसी मिट्टी का लेप किया जाता था, और उस मिट्टी के बिना किसी का भी काम नहीं चलता था। नंबर 2, मिट्टी देने का ये काम उसके अलावा कोई और नहीं करता था, उसका कोई प्रतिद्वंदी ना था। कहते हैं कि इसके अलावा, माटी वाली के अलावा मिट्टी लोगों तक पहुंचाने का काम कोई भी नहीं करता था और उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी कि उसकी तरह मिट्टी बेचने वाला उसका कोई भी जना नहीं था, कोई भी लोग नहीं थे। नंबर 3, शहर से माटा खान काफ़ी दूर था, इसलिए लोग अपने आप मिट्टी नहीं ला सकते थे, क्योंकि माटा खान से वो मिट्टी लाती थी और वो माटा खान जो था लोगों के घरों से बहुत दूर था, शहर से बहुत दूर था, इसीलिए लोग अपने आप मिट्टी नहीं लाते थे और वो माटी वाली से मिट्टी लेते थे। नंबर 4, शहर की रेतीली मिट्टी से लिपाई का काम नहीं हो सकता था,
यानी कि टिहरी शहर में जो मिट्टी मिलती थी वो रेतीली मिट्टी होती थी और वो लीपने के काम नहीं आती थी, यानी कि उसका लेप नहीं किया जा सकता था। नंबर 5, माटी वाली हंसमुख स्वभाव की महिला थी जो सबसे अच्छी तरह बात करती थी। अब जो माटी वाली थी उसका स्वभाव ही हंसमुख था, यानी कि हमेशा हंसती ही रहती थी और जितने भी लोग थे उन सब से वो बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही प्यार से बात करती थी। तो यही 5 कारण रहे होंगे जिसके कारण लोग जो थे वो माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके कंटर को भी बड़ी अच्छी तरह से पहचानते थे और उसके बारे में वो सब कुछ जानते थे। तो यही कारण थे जिसके कारण मिट्टी वाली जो थी वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी, लोग उसको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। प्रश्न 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय क्यों नहीं था? यानी कि वो ये क्यों नहीं सोच सकती थी कि उसका समय कैसा चल रहा है, उसका भाग्य अच्छा है या उसका भाग्य बुरा है। अब ऐसा उसके पास सोचने के लिए समय क्यों नहीं था? तो उत्तर क्या है? माटी वाली के सामने सबसे बड़ी और अहम समस्या ये थी कि वे अपना तथा बुड्ढे का पेट कैसे भरेगी। अब बुड्ढा कौन था? वो था माटी वाली का पति, जिसे वो बड़े प्यार से बुड्ढा कहती थी। तो क्या कहा गया इसके उत्तर में कि अब उसके सामने बहुत बड़ी और बहुत अहम समस्या की क्या थी, यानी कि मुख्य समस्या क्या थी कि वो अपना और अपने बुड्ढे यानी कि अपने पति का पेट कैसे भरेगी, कैसे वो अपना और अपने पति का गुजारा करेगी। और अगर उसे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा तो फिर गुजारा कैसे करेगी, यानी कि अगर उसे जहाँ पर वो रहती है अगर उसे उस स्थान को छोड़कर जाना पड़ा तो फिर वो गुजारा कैसे करेगी, क्योंकि वहाँ तो उसकी रोजी रोटी का कोई साधन नहीं रहेगा। अब तक तो माटा खान उसकी रोजी रोटी बना हुआ था, यानी कि जहाँ से वो माटी लेकर आती थी, मिट्टी लेकर आती थी, वही उसकी रोजी रोटी का साधन बना हुआ था, क्योंकि वो वहाँ से मिट्टी लाती और लोगों के घरों में जाकर उसका लेप करती थी। वहाँ से उजड़ने के बाद उसका क्या होगा, यह समस्या उसे ऐसे पागल बनाए हुए थी कि उसके पास अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। सबसे बड़ी समस्या उसके पास उसके सामने क्या थी कि यदि वो अपने गांव को छोड़कर चली गई, यानी कि वहाँ से उजड़कर वो कहीं और चली गई, तो वो क्या करेगी, कैसे अपना और अपने बुड्ढे का पेट भरेगी, कैसे अपनी रोजी रोटी को कमाएगी, क्योंकि यहाँ पर तो उसके पास माटा खान था जहाँ से वो मिट्टी लाती और लोगों के घरों में उसका लेप करती थी। लेकिन अगर वो किसी अनजान जगह पे चली जाएगी, शहर में चली जाएगी जहाँ पर कि लोगों के को मिट्टी की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो फिर वो अपना जो गुजारा है वो कैसे करेगी, कैसे अपना और अपने बुड्ढे का पेट भरेगी, क्योंकि इसके अलावा उनके पास अपना पेट भरने का कोई भी साधन नहीं था। तो यही समस्या उसको इस कदर पागल बनाए हुए थी कि उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। वो हर वक्त यही सोचती रहती थी कि अगर वो अपने गांव को छोड़कर कहीं और गई तो वह अपने गुजारा कैसे करेगी, कैसे रोजी रोटी को कमाएगी। प्रश्न 3, भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? एक प्रश्न आता है कि भूख मीठी है या भोजन मीठा है। अब इसमें बहुत गहरी बात छुपी हुई है और यही पूछा गया कि इससे क्या अभिप्राय है। उत्तर, इस प्रश्न में यह तथ्य छिपा हुआ है, यानी कि यह बात छिपी हुई है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। यानी कि भोजन जो हम लेते हैं वो मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। मान लीजिए कि आपको भूख नहीं है और आपके आगे बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन परोसे गए, आपको उनको खाने के लिए कहा गया, परंतु आपको भूख ही नहीं है तो आप उनको नहीं खाओगे। जब हमारे पेट में उसको खाने की जगह ही नहीं होगी तो हम उसको कैसे लेंगे? तो हम उसको एक तरफ कर देंगे और हम कहेंगे कि हम उसको नहीं खा सकते।
और मान लीजिए आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आपके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, उस समय अगर आपके पास सूखी रोटी आ जाए और उसको अचार के साथ आपको खाने के लिए दिया जाए, तब आपको वो रोटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो इस तथ्य का यही आशय है कि कभी भी भोजन जो है वो मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता, वह भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ हो या चाय के साथ, चाहे रोटी आपको रूखी मिले या साग सब्जी के साथ मिले या फिर खाली चाय के साथ मिले, वह भूख के कारण ही मीठी प्रतीत होती है। अगर आपको भूख लगी है तो आपको वो रोटी जो है वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी, और अगर भूख नहीं है तो वही रोटी आपको खाने में अच्छी नहीं लगेगी। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख होता है। यानी कि रोटी का स्वाद जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको भूख लगी है या नहीं लगी है। यानी उसका वास्तविक कारण, असली कारण जो है वो भूख ही होता है। अगर आप भूखे हैं तो आपको रूखी सूखी रोटी जो है वो भी बहुत अच्छी लगेगी, चाहे वो आपको साग के साथ ही खाने के लिए दी जाए या फिर सिर्फ उसके साथ आपको चाय ही दी जाए। परंतु यदि आपको भूख नहीं है तो वही अगर आपके सामने स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाएं तो वो भी आपको किसी भी कारण से अच्छे नहीं लगेंगे और आप उन व्यंजनों को छोड़कर वहाँ से उठ जाओगे। तो यही कारण इसका रहा होगा। प्रश्न 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। यानी कि जो पुरखों की गाढ़ी कमाई, मतलब हमारे बुजुर्गों ने जो अपनी मेहनत करके पैसा कमाया और उन्होंने अपने घर की चीज़ों को बनाया, अगर हम उसे ऐसे ही औने पौने दाम पर बेच दें तो वो मालकिन कहती है कि मेरा दिल ऐसा गवाही नहीं देता। तो इसी आलोक में आपने विरासत के बारे में अपने विचार पेश करने हैं। उत्तर क्या है? मालकिन कहती है कि उसे अपने पुरखों की सब चीज़ों से मोह है। मोह है यानी कि प्यार है। जो उसके पूर्वजों ने चीज़ें बनाई हैं उसे उन सब चीज़ों से प्यार है। ना जाने उसके पुरखों ने कितनी मेहनत से पेट काट काट कर चीज़ें बनाई होगी। वो कहती है कि पता नहीं हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, पेट काट काट कर, यानी कि खुद भूखे रहे होंगे या कम खाया होगा और उन्होंने इन चीज़ों को बनाया होगा, घर की वस्तुओं को बनाया होगा। इसलिए उन चीज़ों को सुरक्षित रखना जरूरी है। यही कारण है कि जो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं उन्हें सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें बेचना, वह भी बहुत सस्ते दाम में, वो गलत है। यदि हम उनको बिना किसी कारण से उन चीज़ों को उठाएं और बहुत ही सस्ते दामों पर उनको बेच दें तो ये बात जो है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। आगे वो क्या कहती हैं, आगे आपके अपने विचार हैं कि आप अपने विचार से क्या कहना चाहते हैं। क्या है? मेरे विचार से मालकिन की बातों में सत्य है। यानी कि जो मालकिन बातें कह रही है कि पूर्वजों की कमाई को ऐसे ही हमें ख़राब नहीं करना चाहिए, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, यानी कि उनकी मेहनत से बनाई हुई चीज़ों को व्यर्थ में सस्ते दामों पर नहीं बेचना चाहिए। जो बातें मालकिन कह रही है वो बिल्कुल ही सत्य है। हमें जहाँ तक हो सके अपने पूर्वजों की निशानी को बचाकर रखना चाहिए। कहती जहाँ तक हम उनको संभाल सकते हैं, जितने समय तक हम उनको संभाल सकते हैं उतने समय तक हमें उनको संभाल कर रखना चाहिए। अपने पूर्वजों की निशानी को बचाकर रखना चाहिए, परंतु पुरखों की विरासत का मोह जीवन से बड़ा नहीं होता। कहता है कि एक तरफ तो वो ये कह रहा है कि हमें अपने पूर्वजों की निशानी को बचाकर रखना चाहिए, लेकिन वो दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि पुरखों की विरासत का मोह जीवन से बड़ा नहीं होता। यानी कि अगर हमारे जीवन में कोई मुश्किल आ जाती है तो हमें फिर उस विरासत का मोह जो है, जो प्यार है, उसे छोड़ना पड़ेगा।
अगर जान पर संकट आ जाए तो पुरखों की संपत्ति को बेचने से इनकार नहीं करना चाहिए। सहज स्वाभाविक स्थितियों में हमें उसे सुरक्षित रखना चाहिए। कहता कि अगर हमारे जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आती है और हमें अपने पुरखों की जो संपत्ति है उसे बेचना पड़ता है, तो उस समय हमें उसे बेचने से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरखों की चीज़ को संभालना ज़रूरी है, लेकिन अगर हमारा जीवन ही नहीं रहेगा तो उनकी चीज़ों को संभाल कर हम क्या करेंगे। तो हमें जब तक हो सके तब तक उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए, परंतु अगर हमारे जीवन की बात आ जाए, हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, तो उस हालत में हमें उनकी चीज़ों को बेचने से भी इनकार नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपना जीवन अच्छे तरीके से बिता सकें। प्रश्न 5, माटी वाली का इस तरह रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। यानी कि माटी वाली हमारे पाठ में आया है कि वो रोटियों का हिसाब लगाती है कि वो इतनी रोटियां अपने बुड्ढे को देगी, इतनी रोटी वो खुद खाएगी। तो इस तरह उसका रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। उत्तर, माटी वाली की वृद्धावस्था तथा गरीबी पर तरस खाकर घर की मालकिन बची हुई एक तो रोटी, ताजी बासी साग तथा बची खुची चाय दे दिया करती थी। वह उनमें से एक आध रोटी अपने पेट के हवाले कर लेती थी तथा बाकी बची रोटियां कपड़े में बांधकर रख लेती थी, ताकि वह इसे ले जाकर अपने वृद्ध, बीमार तथा अशक्त पति को खिला सके। क्या कहा गया है कि माटी वाली बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, बहुत ज़्यादा वृद्ध थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, और उसकी इसी हालत पर तरस खाकर जो घर की मालकिनें थी, जहाँ वो मिट्टी का लेप करने के लिए जाती थी, वहाँ की जो मालकिनें थी वो क्या करती थी कि उसे बची हुई एक दो रोटियां दे देती, साग सब्जी दे देती, और जो चाय बच जाती थी वो भी उसे पीने के लिए दे देती थी। अब बुड्ढी माटी वाली क्या करती थी कि वह जो रोटियां उसे मिलती थी उनमें से एक आध रोटी अपने पेट के हवाले करती, यानी कि एक आध रोटी को वो खा लेती थी, और बाकी जितनी भी रोटियां उसके पास बचती थी वह उन्हें अपने साड़ी के पल्लू में या जिस भी कपड़े में होता था वो उसे बांध कर रख लेती थी। और वो ऐसा इसलिए करती थी कि वो उन रोटियों को ले जाकर अपने वृद्ध, बूढ़े और बीमार पति को जाकर खिला सके, जो कि कोई भी काम करने में निपुण नहीं था, यानी कि कोई भी वो काम नहीं कर सकता था, बीमार था, इसीलिए वो किसी भी काम को नहीं कर सकता था। माटी वाली को जैसे ही 2 या उससे अधिक रोटियां मिलती थी, वह तुरंत सोचने लगती कि इतनी रोटी मैं स्वयं खाऊंगी और इतनी रोटी अपने पति के लिए ले जाऊंगी। अब जैसे उसको रोटियां मिलती तो वो सोचने लगती कि इन रोटियों में से इतनी रोटी मैं खाऊंगी और इतनी रोटियों को बचाकर मैं अपने पति के लिए ले जाऊंगी। उसके द्वारा रोटियों का यूँ हिसाब लगाना उसकी गरीबी, मजबूरी तथा विवशता को प्रकट करता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा मजबूर है, बहुत ज़्यादा विवश है, इसीलिए वो रोटियों का इस तरह से हिसाब लगाती है। वह सुबह से शाम तक परिश्रम करने के बाद भी 2 जून की रोटी का इंतजाम नहीं करती, यानी कि वो सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करती है, लेकिन फिर भी 2 समय की रोटियों का इंतजाम नहीं कर पाती थी। ये उसकी विवशता ही है कि रोटियों का हिसाब लगाकर ही एक आध रोटी स्वयं खाती है तथा बाकी रोटी अपने पति के लिए रख लेती है। अब क्या कहा गया है कि ये उसकी विवशता ही समझ सकते हैं हम कि वो रोटियों का हिसाब लगाती है और उनमें से एक आध रोटी जो है वो खुद खा लेती है, और जितनी भी बाकी रोटियां बचती है उसे अपने पति के लिए बचा कर रखती है, ताकि वो अपने पति को जाकर उन्हें खिला सके और उसका जो बीमार पति है वो उन रोटियों को खाकर अपना पेट भर सके। तो ये उसकी कौन सी मजबूरी को प्रकट करता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा विवश है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी है और लाचार है, और अपने पति का भी पेट उसे ही भरना है। प्रश्न 6, आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी,
इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि माटी वाली को जब ज़्यादा रोटियां मिल जाती है और उसे पैसे मिल जाते हैं तो वो कहती है कि आज वो अपने बुड्ढे को खाली रोटी ही नहीं खाने के लिए देगी। अब यहाँ पर माटी वाली के इस कथन पर आपने उसके दिल के भावों को व्यक्त करना है, यानी कि वो क्या सोचती है। उत्तर, माटी वाली को घर घर माटी पहुँचाने से इतनी आय नहीं हो पाती कि वह कुछ साग या सब्जी खरीद सके। यानी कि उसकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वह उससे कुछ साग खरीद सके या सब्जी ले जाकर खरीद सके। उसके घर की मालकिनों से ही जो एक आध रोटियां मिल जाती थी उन्हें ही बचाकर अपने बीमार पति के लिए ले जाती थी। यानी कि घर की मालकिनें जो उसे रोटियां दे देती थी वो उसे ही बचाकर अपने पति के लिए रखती थी, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है। वह इन रोटियों को साग या सब्जी के बिना ही खा लिया करता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब थी, पैसा कमाया नहीं जा रहा था उससे और आय उसकी इतनी नहीं थी कि वो साग सब्जी खरीद सके। तो जो इसी कारण से जो उसका पति था वो बिना साग सब्जी के ही इन्हीं रोटियों को खा लिया करता था। माटी वाली इस बात से दुखी है पर विवश है, वह कुछ और नहीं कर सकती। कहती माटी वाली को बहुत दुख लगता था कि उसका पति जो है वो बिना साग सब्जी के ही रोटी को खाता है, परंतु वह भी विवश है क्योंकि वह भी कुछ नहीं कर सकती। मेहनत तो वो कर रही है लेकिन उसके बदले अगर उसे पैसा नहीं मिलता, उसकी कमाई इतनी नहीं है कि वो साग सब्जी खरीद सके, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती, वो भी विवश है। उस दिन जब 3 रोटियां बचाकर ले जा रही थी तो सोच रही थी कि आज वह कुछ प्याज 1 पाव खरीद कर ले जाएगी और अपने बूढ़े को रोटियों के साथ प्याज कूट कर देगी। कहते हैं कि जिस दिन उसे 3 रोटियां जो उसने बचाई थी अपने पति के लिए, तो उसने ही सोचा कि आज वो 1 आध पाव प्याज ले जाएगी और क्या करेगी कि अपने बूढ़े को रोटियों के साथ प्याज कूट कर दे देगी। यानी कि बूढ़े को वो खाली रोटियां खाने के लिए नहीं देगी बल्कि उसके साथ प्याज को कूटकर भी उसको देगी ताकि वो रोटियों को अच्छी तरह से खा सके। रोज सूखी रोटियां खाने वाला उसका बीमार पति आज तो प्याज के साथ रोटियां खा लेगा। वो सोचती है कि रोज वो सूखी रोटियां खाता है और वो बीमार भी है, तो आज वो उसको अगर प्याज की कूट कर उसको साथ में देगी तो वो प्याज के साथ रोटियां खाएगा और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो माटी वाली का ऐसा करना उसका अपने पति के लिए जो प्रेम है, जो प्यार है, वो दिखाता है। और जिस प्रकार एक छोटे बच्चे के लिए वात्सल्य की भावना होती है, उसी प्रकार माटी वाली के दिल में भी अपने पति के लिए वात्सल्य की भावना भी कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में मौजूद है। तो ये उसका विवशता भी है और उसका प्यार भी दिखाता है और उसके प्रति समर्पण की भावना जो है उसको भी दिखाता है। प्रश्न 7, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट करें। उत्तर, इस कथन का आशय है कि गरीब आदमी का रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। प्रश्न क्या हमारे से पूछा गया कि जो गरीब आदमी है उसका शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी कि शमशान में जो उसे जगह मिलती है उसे वो जगह उससे नहीं छीनी जानी चाहिए। अब इस कथन का आपने आशय स्पष्ट करना है। तो उत्तर क्या है कि इस कथन का आशय है कि गरीब आदमी का रहने का ठिकाना नहीं छीनना चाहिए। यानी कि जिस जगह पर गरीब आदमी रह रहा है वो ठिकाना उससे कहीं से भी किसी भी हालत में नहीं छीनना चाहिए। गरीब आदमी अपने स्थान से उजड़कर दूसरे स्थान पर बसने में समर्थ नहीं होता। अगर हम गरीब आदमी को कहें कि तुम इस स्थान को छोड़कर जहाँ तुम रह रहे हो उस स्थान को छोड़कर तुम कहीं और चले जाओ, तो उसके लिए दूसरे स्थान पर नए स्थान पर जाकर रहना वो उसके लिए बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। वो नए स्थान पर रहने में समर्थ नहीं होता। इसलिए अगर वह अपने मूल स्थान से उखड़ गया
तो फिर उसकी मिट्टी खराब हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर गरीब आदमी अपने मूल स्थान से, यानी कि जहाँ पर वो शुरू से रह रहा है, अगर उसी स्थान से उसको उखाड़ दिया गया तो उसकी मिट्टी खराब हो जाती है, यानी कि नए स्थान पर उसके लिए बसना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वह मारा मारा फिरता है, इसलिए उसे अपने निवास स्थल पर ही अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। कहते हैं कि नए स्थान पर वो चला जाता है तो उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता। वो काम की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में मारा मारा फिरता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिरता रहता है। और इसीलिए कहा गया है कि उसके निवास स्थान पर ही, जहाँ पर वो शुरू से रह रहा है, वहीं पर ही उसे अपनी अंतिम सांस लेने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं आती उसे उसी स्थान पर रहने देना चाहिए। उसे अपनी अंतिम यात्रा अर्थात शमशान तक वही रहना चाहिए जहाँ वह मूल निवासी है। यानी कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, अंतिम यात्रा का यहाँ क्या अर्थ है कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसे वहीं पर रहना चाहिए जहाँ का वह मूल निवासी है। यानी कि जहाँ पर वो शुरू से रहता आ रहा है उसे वहीं पर ही रहने देना चाहिए जब तक कि वो शमशान तक नहीं पहुँच जाता, यानी उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। प्रश्न 8, विस्थापन की समस्या पर अनुच्छेद लिखें। अब प्रश्न यह है कि विस्थापन, सबसे पहले हमारे पास प्रश्न खड़ा होता है कि विस्थापन होता क्या है। विस्थापन होता है एक स्थान से उजड़कर दूसरी जगह पर जाना, यानी कि अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। तो इसी पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा गया है। उत्तर क्या है? आज व्यक्ति, समाज, देश सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर विकास करना चाहते हैं। यानी कि हमारे समाज में जो व्यक्ति है, पूरा समाज हमारा देश सभी प्रगति कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है और हर कोई मनुष्य, हर कोई राष्ट्र जो है वो विकास करना चाहता है। विकास के लिए देश में बिजली, पानी, सड़कें आदि की अच्छी व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है। अब विकास अगर कोई देश चाहता है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए कि देश में बिजली हो, पानी की पूरी व्यवस्था हो, सड़कें जो है वो बहुत ही अच्छी बनी हो। जिन स्थानों पर बिजली, सड़क संबंधी कोई भी परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, वहाँ के नागरिकों की ज़मीन को अधिग्रहित कर लिया जाता है। यानी कि जिन स्थानों पर बिजली या सड़क संबंधी कोई भी बात की जाती है, कोई भी योजना बनाई जाती है कि सड़क का विस्तार होगा, सड़क और चौड़ी होगी, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि वहाँ के नागरिकों की जो ज़मीन है, यानी कि जो ज़मीन उन्हें चाहिए अपनी सड़क को और ज़्यादा चौड़ी करने के लिए और ज़्यादा उसको उन्नत करने के लिए, और जिनकी ज़मीन उस जगह पर आती है तो उन लोगों के से क्या किया जाता है, ज़मीन को अधिग्रहित कर लिया जाता है। यानी कि उन लोगों से उस ज़मीन को ले लिया जाता है। इसके बदले उन्हें कहीं अन्यत्र स्थान दिया जाता है। अन्यत्र स्थान दिया जाता है यानी कि किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थान दिया जाता है। किसके बदले? जो ज़मीन उनसे ले ली जाती है उस ज़मीन के बदले उन्हें कहीं और जगह दे दी जाती है। विस्थापितों के लिए मात्र जगह दे देना ही समस्या का हल नहीं हो सकती। विस्थापितों यानी कि जिन लोगों को अपने मूल स्थान से उखाड़कर दूसरी जगह पर भेजा गया। अब जो ऐसे लोग हैं, अगर उन्हें मात्र जगह ही दे दी जाए तो इससे उनकी समस्या जो है वो नहीं हल होती। लोगों को अपना बसा बसाया घर छोड़ने के लिए व्यवसाय तथा खेती बाड़ी से दूर होना पड़ता है। अब जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनका घर बसा हुआ है, तो उन लोगों को उस स्थान को छोड़ना पड़ता है और अपने घर बार खेती बाड़ी से दूर होना पड़ता है। सरकारी आदेश की अवहेलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार ने आदेश दिया है ज़मीन छोड़ने का, तो इसे हम अवहेलना भी नहीं कर सकते। लोग अपने पुरखों की बनाई ज़मीन, जायदाद, घर आदि को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसके लिए ऐसा कर पाना बहुत ही कष्टकारक होता है, यानी कि उनको बहुत दुख होता है अपने पूर्वजों की ज़मीन, घर बार को छोड़ने में। कुछ लोग इस दुख को नहीं सह पाते और विक्षिप्त जैसे हो जाते हैं, और कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कुछ लोग नहीं चाहते
तो वो बड़े ही नकारात्मक हो जाते हैं और कुछ लोगों की तो मृत्यु ही हो जाती है। सबसे बुरी स्थिति उन लोगों की होती है जो किसी ज़मीन पर रहते हैं पर उनके पास ज़मीन का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, यानी कि वो जिस पर रह रहे हैं उसका कोई भी प्रमाण पत्र उनके पास नहीं है कि वो ज़मीन जो है वो उनकी अपनी है। इसके अभाव में वह जिन जगह पर आवास नहीं बना सकते, क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि वो ज़मीन उनकी है, तो उन्हें कई अन्य जगह पर भी कोई स्थान नहीं दिया जाता और उनके पास जो था वो उससे भी हाथ धो बैठते हैं, जो उनके पास था वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार विस्थापन की समस्या जो है वो बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। तो ये थे गाइस हमारे माटी वाली पाठ के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।